चलिए तो हम लोग आ गए अब पार्ट 2 में। ठीक है, तेज़ी से कंप्लीट करेंगे हम लोग। यहाँ पे कुछ आरक्षण के बारे में आपको जानना है। पंचायती राज संस्थाओं में आरक्षण की व्यवस्था तो 243D में तो किया ही गया था। और ये जो महिलाओं को 1/3 न्यूनतम आरक्षण जो किया गया है ना, ये 100 मतलब ये तो संविधान में, मूल संविधान में था ही, लेकिन 110वां संविधान संशोधन द्वारा जो 2010 में सारे पूरे पूरे राज्य में पंचायती राज संस्थाओं में महिलाओं को 50% आरक्षण का प्रावधान कर दिया गया। लेकिन आपको याद रहे कि 2006 में ही बिहार महिलाओं को पंचायती राज संस्थाओं में 50% आरक्षण देने वाला पहला राज्य बन गया था। ठीक है, लेकिन पूरे भारत के राज्यों में महिलाओं को पंचायती राज संस्थाओं में कब दिया गया 50%? मूल में तो 1/3 था, लेकिन 110वां संविधान संशोधन द्वारा 2010 में ये काम किया गया। और उसी तरीके से 112वां संविधान संशोधन द्वारा महिलाओं को नगर निगम निकायों में, शहरी निकायों में 50% आरक्षण का व्यवस्था किया गया। ठीक है, किस संवैधानिक संशोधन ने पंचायती राज संस्थाओं को संवैधानिक दर्जा दिया? तो आपको पता है, या पंचायती राज को दिया 73वां, नगर निकाय को दिया 74वां संविधान संशोधन। पंचायती राज संस्थाओं को संवैधानिक संशोधन दर्जा प्रदान करने के लिए 73वां संविधान संशोधन अधिनियम कब लागू किया गया? पारित नहीं पूछ रहा, लागू। पारित पूछता तो 1992, लागू किया 24 अप्रैल 1993 में, तो ये होगा। किस संवैधानिक संशोधन द्वारा पंचायती राज संस्थाओं को संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया? तो 73वां द्वारा। याद रखिए, इसमें बच्चों को कन्फ्यूजन होता है। 72 73 नहीं है, 74 75 नहीं है, 73 74 है। 73 74 ये स्थानीय निकाय, ये शहरी निकाय। पंचायती राज संस्थाओं में महिलाओं तथा दुर्बल को अधिक प्रतिनिधित्व सबके समर्थक थे। तो कौन चाहते थे कि महिलाओं और दुर्बल वर्ग को ज्यादा वहाँ पे प्रतिनिधि मिले? तो राजीव गांधी। जवाहरलाल नेहरू तो पंचायती राज संस्था के फेवर में ही नहीं थे। ठीक है ना। भारत में सबसे पहले राजस्थान पंचायती राज व्यवस्था कब लागू हुआ था? 1959 में लागू हुआ था राजस्थान के नागौर में। फिर 1959 में ही आंध्र प्रदेश में लागू हुआ था। तो यहाँ पे यही पूछ रहा है, पहले राजस्थान फिर आंध्र प्रदेश। खंड स्तर पर पंचायत समिति है। खंड स्तर के ब्लॉक लेवल पे पंचायत समिति कैसा है? तो 3 लेयर है। ग्राम पंचायत, यहाँ पर जो पंचायत समिति है ब्लॉक लेवल पे, तो ये प्रशासनिक प्राधिकरण के रूप में काम करता है, ना कि परामर्शदात्री या सलाहकारी। प्रशासनिक प्राधिकरण के रूप में। और ये भी बोले थे कि जो ब्लॉक स्तर को एग्जीक्यूटिव निकाय कौन बनाने की बात बोला था? तो अशोक मेहता। और GBK राव बोला था इसको, जिला समिति को। अब जो हम बताए थे कि पंचायती राज संस्थाओं में ये बताए थे कि 73वां संविधान संशोधन द्वारा पंचायती राज संस्थाओं को कितना विषय दिया गया? तो 29 विषय। उसी तरीके से शहरी निकाय को कितना दिया गया? 11वीं अनुसूची जोड़ के 29 विषय उसमें जोड़ा गया। और राज्य के ऊपर ये डिपेंड करता है कि 29 में से कितना विषय देता है। और शहर के लिए कम है, वो 74वां से 12वीं अनुसूची जोड़ के उसमें 18 विषय है। TRD में भी सवाल पूछा था। स्थानीय के लिए 29 विषय है और नगर के लिए 18 विषय है। ठीक है, याद रहेगा, 27 नहीं 29। ठीक है, अब चलिए 29 का 29 विषय हम याद करा दे रहे हैं जो आपको इसमें वर्णित है। इसको थोड़ा ऐसे करना पड़ेगा, ऐसे, तब याद हो जाएगा। चलिए, 11वीं अनुसूची में पंचायत के लिए जो 29 विषय है कौन कौन है? पहला है कृषि। इसको रिलेट करें आकाश के घर से, ठीक है ना, आदापुर से। तो कृषि तो होगा ही गांव में। भूमि सुधार तो होगा ही गांव में, भूमि इतना है। जल और सिंचाई बिल्कुल होता है गांव में। पशुपालन तो लोग करता ही है गांव में। मत्स्य लोग पालन करता ही है। पेड़ पौधा, लघु वन उपज या सामाजिक वानिकी करता ही है गांव में। स्वास्थ्य भी होगा गांव में। देखो कि गांव में उसके नीचे प्लास्टर का दुकान है, उसके घर के नीचे, तो स्वास्थ्य ऐसे याद कर दो। लघु उद्योग, छोटा छोटा उद्योग, कुटीर उद्योग तो है ही वहाँ पे। फिर तकनीकी प्रशिक्षण और व्यावसायिक शिक्षा, EBPSC में पूछा था यही। तो आपको लगेगा कि तकनीकी शिक्षण, प्रशिक्षण या व्यावसायिक शिक्षा गांव में नहीं दिया जाता होगा, लेकिन दिया जाता है। ये पंचायती राज संस्थाओं से संबंधित है, 29 विषय में शामिल है। BPSC में पूछा था तकनीकी शिक्षण और व्यावसायिक शिक्षण। ग्रामीण आवासन ये भी है। पेयजल है। विद्युतीकरण तो है ही, गांव में देख रहे अभी घर ऑप्टिकल फाइबर सब जगह आ गया है, मोदी जी का भी। तो ये विद्युतीकरण तो है ही।
औपचारिक ऊर्जा के स्रोत ये भी है। देखते हो ऊर्जा स्रोत मतलब कि ऊपर बिजली नीचे मछली, तो ये वाला चीज़ चलता है। संचार साधन, सड़क पुल है, गरीबी उन्मूलन है, शिक्षा भी है, मिडिल स्कूल हाई स्कूल ये सब बनता है ना वहाँ पे। तो प्राथमिक और माध्यमिक शिक्षा, प्रौद्ध और अनौपचारिक शिक्षा भी है। दो कितने प्रकार का शिक्षा दिया रहा है गांव में। तकनीकी प्रशिक्षण, व्यावसायिक शिक्षा, प्रौद्ध और अनौपचारिक शिक्षा, ये सब बीपीएससी में पूछा हुआ है। और शिक्षा प्राथमिक और माध्यमिक स्तर पे भी। पुस्तकालय भी, ये भी बीपीएससी पूछा था। फुलेरा पंचायत में देखे तो पुस्तकालय बना हुआ था, लाइब्रेरी फिल्म में। सांस्कृतिक क्रियाकलाप भी होता ही है, महिला बाल विकास होता ही है, बाजार मेला होता ही है, समाज कल्याण तो होगा ही गांव में, गांव का समाज ऐसे बोलते हैं। सामुदायिक अस्थियों का अनुसरण, ये पता नहीं क्या होता है लेकिन ये भी शामिल है, बीबीआई भी याद कर लो। सामाजिक वितरण प्रणाली गांव में तो होगा ही, पीडीएस प्रणाली, ठीक है ना। परिवार नियोजन भी होगा ही, परिवार कल्याण भी होगा ही, ईंधन चारा भी होगा ही गांव में, इतना मत्स्य पालन ये सब हो रहा है। लेकिन खेल नहीं है, यही बीपीएससी पूछा था, क्या खेल शामिल है पंचायत के 29 विषयों में 11वीं अनुसूची में? तो नहीं, खेल नहीं है। तो इतना सारा चीज़ तो दिया ही हुआ है, ठीक है। आपको मेन जो कन्फ्यूजन होता है बच्चों को पता है किसमें? तकनीकी प्रशिक्षण, व्यावसायिक शिक्षा दिया हुआ है, विद्युतीकरण भी दिया हुआ है, स्वास्थ्य भी दिया हुआ है, कंपाउंडर जी का है ना नीचे में, तो स्वास्थ्य दिया हुआ है। प्रौद्ध और अनौपचारिक शिक्षा भी दिया गया है, पुस्तकालय भी दिया गया है, सांस्कृतिक क्रियाकलाप दिया गया है, सामाजिक अस्थियों का अनुसरण, सामाजिक वितरण प्रणाली, परिवार कल्याण, ईंधन चारा, तो ये सब में कन्फ्यूजन होता है, ये सब दिया गया है। तो इसी तरीके से 11वीं अनुसूची में ग्राम पंचायतों के लिए, पंचायत के लिए 29 विषय है, 73वां संविधान संशोधन के अधिनियम के माध्यम से जोड़ा गया। उसी तरीके से 12वीं अनुसूची में 74वां संविधान संशोधन अधिनियम के माध्यम से जोड़ा गया नगर निगम के लिए 18 विषय। उधर 29 विषय था, इधर गाँव नगर वाले में कितना है? 18 विषय। जैसे नगरीय योजना है, फिर उधर क्या था? भूमि सुधार था, इधर है भूमि उपयोग विनियम। सही बात है, कैसे कौन नगर में कौन सा भूमि का कैसे उपयोग हो रहा है, कहीं अवैध कब्जा तो नहीं है, तो ये सब देखने के लिए। आर्थिक सामाजिक विकास, अब बताओ यहाँ पे, वहाँ सामाजिक कल्याण था गांव वाले में, यहाँ पे आर्थिक सामाजिक विकास है, तो बीबीआई है, क्योंकि समाज भी है और शहर में आर्थिक क्रियाकलाप भी ज़्यादा होता है, इसी कारण ऐसे याद कर सकते हो कि आर्थिक सामाजिक योजना। सड़क पुल उधर भी था, इधर भी है, जल आपूर्ति उधर भी था, इधर भी है, स्वास्थ्य साफ सफाई उधर भी था, इधर भी है। अग्निशमन, ये भी बीपीएससी पूछा हुआ है, तो अग्निशमन कहाँ पे होगा? गांव वाले में कि शहर वाले में? गांव वाले में कम चांस है, शहर वाले में फैक्ट्री वगैरह रहता है, इसी कारण अग्निशमन सिवाय शहर वाले में, नगर निगम वाले में। जन्म मृत्यु पंजीकरण, गांव में उतना इंपॉर्टेंस नहीं है, शहर में ज़्यादा लोग हैं अभी एक जगह पे, तो इसका कौन जन्म ले रहा है कौन मृत्यु ले रहा है, इसका पंजीकरण करना ज़्यादा जरूरी है, क्योंकि शहर में जनसंख्या अभी ज़्यादा हो रहा है एक जगह पे। शब्दा है। फिर पशुओं कुर्ता पे रोक, पशु की कुर्ता पे रोक, गाँव में तो पशु पालते हैं, शहर में पशु को मारते हैं, ऐसे याद कर सकते हो, गाँव में पालता शहर में मारता। वधशालाओं चर्म शोधनशालाओं का विनियमन, तो यहाँ पे देखते हो चर्म शोधनशाला है सीबीएसई चौक के पास, ऐसे याद कर सकते हो। तो ये सब शहर वाले में है 18 विषय, ठीक है। इसमें से पूछता भी है सवाल, आइए सवाल सॉल्व भी कर देते हैं। आपको पूछ रहा है इसमें से, पहचाने कि कौन सा एक स्थानीय स्वशासन का कार्य नहीं है। स्वास्थ्य स्वच्छता है, बिल्कुल है। ग्रामीण आवास है, स्थानीय स्वशासन का पूछ रहा था, बिल्कुल है। स्थानीय स्वशासन में दोनों आ जाएगा। कानून और व्यवस्था की रख रखाव, यह स्थानीय स्वशासन का थोड़ी है, ये राज्य सरकार करेगी, पुलिस करता है ये काम, तो ये नहीं है। पेयजल होगा ही, ठीक है, तो सी आंसर। यही बीपीएससी में पूछा था। संविधान के 11वीं अनुसूची में पूछ रहा क्या शामिल नहीं है, तो 11वीं अनुसूची में कितना विषय है? 29 विषय। 29 विषय मतलब 73 वाला पूछना चाह रहा है और पंचायत वाला पूछना चाह रहा है। तो पुस्तकालय है, फुलेरा पंचायत में था। ईंधन चारा है, तो लालू ईंधन चारा। ग्रामीण खेल है, नहीं, यही तो कन्फ्यूजन है। खेल पर ध्यान नहीं दिया गया है गाँव में, न ही शहर पे, ये वाला नहीं शहर में न खेल न गाँव में। तकनीकी प्रशिक्षण है, तो उपयुक्त में से कौन सा ही होगा कि कौन नहीं है? कौन नहीं है? तो ये ग्रामीण खेल नहीं है। कौन नहीं है? तो ये ग्रामीण खेल नहीं है। तकनीकी प्रशिक्षण है, व्यावसायिक प्रशिक्षण है, औपचारिक प्रशिक्षण है, हाई स्कूल मिडिल स्कूल है, ये सब है। फिर यहाँ पे बोल रहा है
सामान्यतः ग्राम पंचायत उत्तरदायित्व नहीं है किसके लिए, मतलब ग्राम पंचायत का कौन काम नहीं है। सड़कों और तालाब का निर्माण, ये है 29 विषय में से। स्वच्छता, प्रसूति या बाल कल्याण, ये भी है बालक के विकास के लिए। प्रसूति भी है महिलाओं के लिए। कृषक उत्पादन, कृषि तो है ही गांव में, तो ये है। लेकिन कृषकों को वित्त देना ये शामिल नहीं है, ठीक है। निर्वाचन के बाद सरपंच के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव किया जा सकता है। जैसे निर्वाचन हो गया सरपंच का, तो उसके खिलाफ आपको गांव में अगर अविश्वास प्रस्ताव लाना है ना, तो 2 कंडीशन है। एक तो पहली बार 2 साल बाद ही आ सकता है। 3 कंडीशन, एक और है कि 20 लोगों का कम से कम हस्ताक्षर चाहिए आपस में। और तीसरा है अध्यक्ष पद को हटाना है, तो 3/4 सदस्य के द्वारा आप पंचायत में अध्यक्ष को क्या कर सकते हैं, हटा सकते हैं। तो 3/4 सदस्य चाहिए हटाने के लिए। ये आर्टिकल किस में मेंशन है, ये बात सब आर्टिकल 243C में है। और कम से कम 2 वर्ष बाद ही आप हटा सकते हैं। अब यहाँ पे देखिए नगर पालिका से सभी संबंधित अनुच्छेद। ये ग्राम पंचायत में तो सारा याद करा दिए थे, ग्राम पंचायत तो याद कराए थे ना जी, अभी अगला वीडियो में। कहाँ से याद कराए थे, आर्टिकल 243 से लेके 243 ओ तक याद कराए थे। उसी तरीके से 243P से के मन ओ पी आएगा ना, तो P से लेके ZG तक आपको नगर पालिका का मिलता है ये अनुच्छेद सब, ठीक है। कुछ नहीं, जो वो याद हो गया तो ये भी एकदम याद हो जाएगा, बस उससे रिलेट करके ही पढ़ना है। देखो 243 में क्या था, उसमें परिभाषा था ग्राम सभा का। तो इसमें P में क्या होगा, इसमें भी वहाँ का जो परिभाषा होगा नगर निगम का, ठीक है। 243B में वहाँ पे क्या चीज़ था, बी फॉर बिल्ड। तो किसका बिल्ड हो रहा था, तो पंचायतों का त्रिस्तरीय गठन के बारे में था। तो यहाँ पे नगर पालिका का गठन हो जाएगा क्यू में। फिर आता है 8, तो उधर कौन सा आएगा, C। तो C में क्या होता है, संरचना, तो इधर में नगर पालिका का संरचना। फिर 243D, तो 243D में वहाँ पर क्या लिखा हुआ है, 243D में आरक्षण की बात लिखा हुआ है। लेकिन इसमें 243D की तुलना अगर ऐसे करें तो ऐस में इसमें आरक्षण की बात नहीं है। ऐस में इसमें वार्ड समितियों की गठन की बात कहा गया है कि किस तरीके से वार्ड समिति का गठन होगा, तो ऐस में गठन है, बाकी सारा चीज़ सेम मिलेगा। फिर ई क्या है, एग्लिजिबल है कि कार्यकाल के बारे में बताएगा। तो यहाँ पे यू क्या बताएगा, नगर पालिका का कार्यकाल बताएगा। एफ जो है क्वालिफिकेशन डिस्क्वालिफिकेशन के बारे में बताएगा सदस्यों का। तो इसमें भी कौन बताएगा, नगर पालिका के सदस्य की योग्यताएं अयोग्यताएं बताएगा। जी से क्या, जी हजूरी, तो वहाँ पे शक्ति बता रहा था आपको, पंचायतों के शक्ति के बारे में बता रहा था, अधिकार के बारे में बता रहा था। तो इसमें कौन बताएगा, डब्ल्यू का तुलना इससे कर रहे थे, इसमें भी शक्ति, प्राधिकार और जिम्मेदारी बताएगा। तो 243W में ही दिया रहेगा क्या आपको, 18 विषय है, जैसे वहाँ पे 29 विषय था। फिर आते एच मतलब क्या, हेलीकॉप्टर। तो हेलीकॉप्टर टैक्स ऐसे याद कराए थे, तो कर लगाने की शक्ति थी पंचायतों के पास। इसमें कौन होगा, तो इसमें भी कर लगाने, वित्तीय प्रबंधन, निधियों का गठन के बारे में दिया रहेगा एक्स में। 243I, तो आई का फिर इसको तुलना कैसे करेंगे, वाई से। आई में वहाँ पे इनकम है, वित्त आयोग है, तो यहाँ पर भी क्या होगा, राज्य वित्त आयोग का प्रावधान। यानी कि राज्य वित्त आयोग का प्रावधान 243I में दिया हुआ है ग्राम पंचायत के लिए, पंचायतों के लिए, और इसमें नगर निगम के लिए 243Y में दिया हुआ है वित्त आयोग का। फिर आई के बाद क्या है, जे जुडिशियल रिव्यू, तो वहाँ पे सामाजिक अंकेक्षण लेखा परीक्षा होता था, तो इसमें भी लेखा परीक्षा हो रहा है 243Z में। 243 के मतलब क्या, किंग बताए थे, तो राज्य निर्वाचन आयोग बताए थे कि स्थानीय स्वशासन के चुनाव के लिए। तो इसमें वहाँ पे ग्राम पंचायत के लिए था, यहाँ पे नगर निगम के लिए वही राज्य निर्वाचन आयोग चुनाव कराएगा, उसकी बात दिया हुआ है 243ZA। 243L, वहाँ पे L के बारे में बताए थे लंगड़ा राज के बारे में कि कहाँ कहाँ कुछ क्षेत्रों में लागू नहीं है पंचायती राज व्यवस्था, तो यहाँ पर भी है 243Z भी। उसका जैसे इम्पोर्टेंट आर्टिकल नहीं है, ये आर्टिकल इम्पोर्टेंट है सबसे ज़्यादा। 243ZD में ही दिया हुआ है जिला योजना समिति का गठन, ये ND CDS दोनों में पूछा हुआ है, PCS में भी पूछा हुआ है कि जिला योजना का गठन 74वां संविधान संशोधन से जोड़ा गया कि 73वां से था, 74वां से, किस अनुच्छेद में, तो 243ZD में।
इसी तरीके से महानगर योजना समिति को भी जोड़ा गया 74वां संविधान संशोधन से 243 ZE में। तो ZD और ZE, ठीक है, ये याद रखना है। ऐसे सामने सामने तो हम बता ही दिए, सिर्फ ये अंतर हो रहा है ZD में है जिला योजना समिति, ZE में है महानगर योजना समिति, और 243S में है तुमको वार्ड समितियों का गठन से संबंधित, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन ग्राम पंचायत का गठन 5 साल के लिए करता है? तो ग्राम पंचायत किससे किससे मिलकर बनता है? तो ग्राम पंचायत वार्ड सदस्य से, मुखिया से, ग्राम सभा से, इन सभी से मिलकर तो ग्राम पंचायत बनता है। तो एक से अधिक, दोनों वार्ड पंच, सरपंच मिलकर ग्राम पंचायत का गठन 5 साल के लिए करते हैं। वार्ड पंच को ही कहते हैं क्या, वार्ड सदस्य बोलते हैं। सरपंच को ही कहीं कहीं मुखिया भी बोलते हैं। निम्नलिखित में से किसकी नियुक्ति स्थानीय सरकार द्वारा होती है? किसकी नियुक्ति? एक सेकेंड, तो यहाँ पे यही बोल रहा है किसकी नियुक्ति स्थानीय सरकार द्वारा होगी। तो भैया ग्राम पंचायत सचिव की नियुक्ति होती है स्थानीय सरकार द्वारा। बाकी सबका तो चुनाव होता है ना, नियुक्ति पूछ रहा है इन सभी। इसका तो जीतू भैया जो है पंचायत वाले, फुलरा पंचायत के, तो ऑफिसर है ना, BSSC 10+12 से एग्जाम होता है, वही से ग्राम पंचायत सचिव बना जाता है। ये पूछ रहा है, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ग्राम सभा और ग्राम पंचायत की बैठक कौन बुलाता है? और जो बुलाता है, वो जो बैठक में चर्चा हुआ, निर्णय हुआ, उसका रिकॉर्ड भी रखता है। तो यह काम किसका है? तो ग्राम पंचायत सचिव का, जीतू भैया का काम है ये। वही बैठक बुलाएंगे ग्राम सभा का भी, ग्राम पंचायत का भी, और जो बैठक में क्या क्या बात हुआ उसका रिकॉर्ड भी कौन रखेगा? तो ग्राम पंचायत सचिव, जो सरकार के द्वारा नियुक्त किया जाता है, ठीक है। यहाँ पे देखो यही बात लिखा हुआ है। फिर यहाँ पे सवाल है, ये तो हम बताई थी ग्राम सभा का क्या काम है। पंचायत के निम्नलिखित में से कितने स्तर होते हैं? तो पंचायत के 3 स्तर होते हैं। ग्राम लेवल पे ग्राम पंचायत, जिला लेवल, प्रखंड, ब्लॉक लेवल पे, मंडल लेवल पे ब्लॉक पंचायत या मंडल पंचायत, पंचायत समिति उसी को बोलते हैं। जिला लेवल पे जिला परिषद। तो 3 स्तर। ग्राम पंचायत किसके प्रति जवाबदेही होगी? तो ग्राम पंचायत ग्राम सभा के प्रति जवाबदेही होती है। ग्राम सभा ही तो ग्राम पंचायत को जवाबदेही बनाता है ताकि वो सरकार लोगों का काम कर सके। लोकतांत्रिक सरकार का दूसरा स्तर कौन है? तो 3वां स्तर है भाई। ये तो हो गया क्या, पहला स्तर, नीचे वाला पंचायत समिति ब्लॉक लेवल पे दूसरा स्तर, सबसे ऊपर में जिला परिषद तीसरा स्तर, जिला स्तर पे। तीसरा स्तर कौन है? तो जिला परिषद सबसे ऊपर में। अब यहाँ पे ये सवाल, इसको संभल के सॉल्व करना है। ग्राम पंचायत के दैनिक कार्यों और कार्रवाई के लिए स्थापित तंत्र के संदर्भ में सही कथन चुने। तो ये वाला कथन गलत है, देखते कहाँ गलत है। एक ग्राम पंचायत कई वार्ड में बटा रहेगा, सही बात है। प्रत्येक भाग अपना एक प्रतिनिधि चुनता है जो वार्ड सरपंच बोलते हैं। वार्ड सरपंच नहीं, वार्ड सदस्य बोलते हैं उसको, ठीक है। तो यहीं पे गलती है। पंचायत क्षेत्र के लोग मिलकर पंच को चुनते हैं, सही बात है। जो पंचायत का मुखिया, कहीं पे मुखिया कहीं पे सरपंच बोलते हैं, बाकी सब सही है, ठीक है। पटवारी का काम क्या है? जमीन का रिकॉर्ड रखना। उसे पटवारी के नाम से ही नहीं, बहुत सारे और भी नाम से जाने जाते हैं। लोहे का जंजीर और जरीब का प्रयोग करता है नापने के लिए पटवारी, सही बात है। पटवारी एक गांव के लिए नहीं, एक से ज्यादा गांव के लिए भी जिम्मेदार हो सकता है। अब ये NCERT का ही क्वेश्चन है। भौगोलिक क्षेत्रों में होने वाली कृषि क्रियाकलापों के बारे में बताएं। तो हर मानसून के दौरान करीब 4 महीने तक मछुआरे समुद्र में नहीं पाते क्योंकि मछलियों का प्रजनन का समय होता है। प्रजनन करते समय मानसून के दौरान वह समुद्र में नहीं जाते। नागालैंड के फेक जिले में चिजामी गांव में रहने वाले
चेक्सेक समुदाय के लोग सीढ़ीनुमा खेती करते हैं। मतलब नागालैंड में जो चेक्सेक समुदाय है वहाँ पे वह सीढ़ी खेती करते हैं, पूछ सकता है। तमिलनाडु के पुडुपेट के लोग मछली पकड़ते हैं, खास तरह का, जिसको एक नाव जो होता है उनका छोटा नाव को कैटामेरन कहते हैं। ठीक है। कलपुट कर्नाटक, ये वाला गलत है। तो सीढ़ी वाला खेती कौन करते हैं? नागालैंड के चेक्सेक समुदाय। तमिलनाडु के पुडुपेट में जो नाव चलाते हैं मछुआरे, उसको क्या बोलते हैं? कैटामेरन। तो कि महाराष्ट्र में 2 पंच 2005 में बहुत अच्छा काम की थी, जिनको निर्मल ग्राम पुरस्कार मिला था। ये एनसीईआरटी में दिया हुआ है आपको, उसी में लाइन कि लोकतंत्र के हक में गांव को स्वशासन यहाँ तक कि स्वायत्तता हासिल करने की कला में प्रशिक्षित किया जा सकता है। हमारे लिए ज़रूरी है कि हम गांव को सुधारें और वहाँ शासन के लोकतांत्रिक सिद्धांतों का जड़ जमाने में समर्थ हो। ये एम.ए. एंकर बोले हुए हैं। ये बात अगर पूछा जाए तो कौन बोले हैं? अनंत संयम एंकर। ठीक है, एनसीईआरटी में दिया था तो बता दिए। कुछ ये भी एनसीईआरटी का क्या है, आंकड़ा है। आज ग्रामीण भारत जिले में 600 से ज़्यादा जिला पंचायत है। स्तरीय पंचायत की संख्या 6000 है। ग्राम पंचायत की संख्या तो 2,40,000 है। 100 से ज़्यादा नगर में क्या है? नगर निगम है। 400 में नगर पालिका है। 2000 में नगर पंचायत है। 32 लाख सदस्यों का निर्वाचन होता है, जिसमें 13 लाख महिलाएं हैं। फिर यहाँ पे सवाल आ गया, निम्नलिखित में से किस एक कार्य की पंचायत समिति संपादित करती है? किस एक कार्य को पंचायत समिति क्या करती है? संपादित करता है। तो उपरोक्त सभी निरीक्षण का काम करता है, सामुदायिक विकास कार्यक्रम करता है, प्रदत्त कार्य करता है जो उसको दिया जाए वो। स्थानीय प्रशासन को प्राप्त शक्तियाँ, स्थानीय प्रशासन जो है तो उसको कहाँ से शक्तियाँ मिलता है? एक तो संविधान में जो लिखा हुआ है, जैसे आर्टिकल 243 में लिखा है ना भाई साहब, क्या क्या शक्तियाँ है। एक राज्य सरकार भी देता है उसको शक्ति है। आप पता है राज्य सरकार के भी डिपेंड करता है कि राज्य सरकार यानी कि राज्य विधानमंडल ही डिपेंड वो तय करता है कि हमको कितना शक्ति देना है। तो कहीं कहीं किसी राज्य में स्थानीय शासन को ज़्यादा शक्ति मिला है, किसी को कम। तो ये दोनों काम करता है। तो उपरोक्त में से एक से अधिक। फिर ये भी अच्छा क्वेश्चन पूछ रहा है, भारत में पंचायती राज का प्रारंभ किस वर्ष हुआ? तो भाई शुरुआत तो सबसे पहले हो गया था 1959 से ही, बलवंत राव मेहता समिति से ही अधिनियम बन गया था, लेकिन इसको संवैधानिक दर्जा मिला 1983 में। तो प्रारंभ पूछे तो क्या लिखेंगे? 1959 ये होगा। ये तो हो ही गया सवाल। ग्राम पंचायत अपने सभी कार्यों के लिए किसके प्रति उत्तरदायी है? ग्राम पंचायत तो ग्राम सभा के प्रति, सरपंच के प्रति नहीं। जैसे कि मंत्री परिषद किसके प्रति उत्तरदायी होता है? तो लोकसभा के प्रति। उसी तरीके से यही पूछना चाह रहा है। भारत में पंचायती राज व्यवस्था को द्विस्तरीय बनाने का सुझाव कौन दिया था? 2 टायर कौन बोला था? 2 टायर 4 ईयर इवन नंबर, अशोक मेहता। किस अनुच्छेद में ग्राम पंचायतों के गठन का प्रावधान था? तो डीपीएसपी में था, अनुच्छेद 40 में। पंचायत समिति के सदस्यों यानी कि वार्ड मेंबर को जनता क्या करती है? वार्ड मेंबर यानी कि आकाश के बाबू जी, तो जनता प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित करती है। राज्य सरकार और स्थानीय सरकारों के मध्य राजस्व विभाजन के लिए निम्नलिखित में से कौन उत्तरदायी है? तो बताए हैं स्थानीय स्वशासन और राज्य सरकार के बीच जो भी टैक्स का डिवीजन होगा वो कौन करेगा? तो राज्य वित्त आयोग करता है। ऐसी राज्य वित्त आयोग की स्थापना 243I के अनुसार हर एक 5 साल पे कौन करता है? आपका राज्यपाल करते हैं। भारत में जिला स्तर पर उपभोग विवाद निवारण के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है?
कौन सा कथन सही नहीं है? तो जो जिला वाला वो 20 लाख तक पैसा का मामला सुनता है, राज्य वाला 1 करोड़ और राष्ट्रीय वाला 1 करोड़ से ज़्यादा थे, ये गलत है। जिला वाला तो 20 ही लाख तक सुनेगा ना, जबकि यहाँ पे 50 लिखा है। तो 20, 1 करोड़, 20 लाख, 1 करोड़, 1 करोड़ से ज़्यादा। जिला फोरम के सदस्यों में 1 महिला होनी चाहिए, बिल्कुल सही है। जिला फोरम अगर है तो इसमें कम से कम 1 महिला सदस्य होना चाहिए। राज्य सरकार यदि उचित समझे तो जिले में 1 से अधिक जिला फोरम की स्थापना कर सकता है। सही बात है, अगर वो बड़ा जिला है, मामला ज़्यादा आ रहा है गड़बड़ी का, तो 1 से ज़्यादा हो सकता है। लेकिन पैसा का बात होगा तो 20 लाख जिला पे, राज्य पे 1 करोड़, राष्ट्रीय पे 1 करोड़ से ज़्यादा और 1 महिला सदस्य होने चाहिए। एक पंचायत समिति किस स्तर पर एक पंचायत राज संरचना का संचालन करती है? तो पंचायत समिति कहाँ पे होता है? इसे बीपीएससी में पूछा था। पंचायत समिति बनता है प्रखंड स्तर पे, ब्लॉक स्तर पे। तो ये भारतीय संविधान के अनुच्छेद 14 में लिखा हुआ है कि कानून के समक्ष समता किस देश से लिया गया है? तो कानून के समक्ष समता, अब विधि के समक्ष समता है तो ब्रिटेन से लिया गया, प्रोफेसर डाइसी का है ये। कानून का समान संरक्षण पूछा जाए तो अमेरिका से, भी बीपीएससी का सवाल है। न्यूनतम कितना वर्ष होना चाहिए चुनाव लड़ने के लिए? तो 21 साल, लेकिन ग्राम सभा के लिए पूछे तो 18 साल। टीआरई में पूछा हुआ है भाई। भारत के किस राज्य पंचायती राज से संबंधित मामलों की सुनवाई के लिए पृथक अपीलीय न्यायाधिकरण गठन किया? केरल में पंचायती राज से जो भी मामला है तो उसके लिए जो भी मामला अलग से सुनवाई होगा पृथक, तो अधिकरण है केरल में। कहाँ पर है? केरल में। केरल समझ में आ रहा है, कम्युनिस्ट पार्टी का घर है। यहाँ पे बोल रहा है कहाँ पे एससी के लिए, कौन सा पंचायत में एससी के लिए किस राज्य में आरक्षण की व्यवस्था नहीं था? अरुणाचल प्रदेश में। भाई अरुणाचल प्रदेश में एससी कास्ट है ही नहीं। लोकसभा वाले में पढ़ाए थे कि कहाँ पे एससी जाति है, आरक्षण है, तो वही हिसाब से होगा। ठीक है, यहाँ पे देखना कहाँ पे 1 स्तरीय पंचायत है, कहाँ पे 4, 3 ऐसे। तो 1 स्तरीय पंचायत कहाँ कहाँ है? तो केरल में है, जम्मू कश्मीर में, दोनों अल्टर इलाका हो गया। त्रिपुरा, मणिपुर, सिक्किम, सारे अल्टर इलाका में लगभग क्या है? 1 स्तरीय, इसे याद कर सकते हो। फिर से 4 स्तरीय सिर्फ याद कर लो कहाँ पर है? तो पश्चिम बंगाल में ममता दी की। 2 स्तरीय याद कर लो, बाकी जो बच गया वो 3 स्तरीय में गिनती आ गया। 3 स्तरीय तो अपने बिहार में भी है, यूपी में भी, अधिकांश जगह है। 2 स्तरीय याद कर लो। दिशा हरी औसम नाटक करता 2 नंबर का, दिशा हरी औसम नाटक करता 2 नंबर का। दी से क्या हो जाएगा? दिशा से क्या हो जाएगा? उड़ीसा। हरी से हरियाणा, औसम से आसम, नाटक से कर्नाटक। 2 नंबर से मतलब 2 स्तरीय। तो दिशा हरी औसम नाटक करता 2 नंबर का। 1 स्तरीय कहाँ कहाँ था? तो अल्टर इलाका केरल नीचे, ऊपर जम्मू कश्मीर, फिर साइड में सिक्किम, त्रिपुरा, मणिपुर में। अब बाकी तो आपको पता ही है कि नागालैंड में हो या फिर मेघालय में हो या फिर मिजोरम में हो, ये तीनों जगह तो ये स्थानीय निकाय लागू ही नहीं होता है, पंचायती व्यवस्था। ये तो वही बात है, किसको किसको आरक्षण वाला है, कितनी बार बताए। हॉफमैन कप किससे संबंधित है? दरोगा में पूछा था। टेनिस से। आई होप फॉर निशा, इसे याद कराए थे। तो होप मतलब हॉफमैन कप किसके लिए? निशा के लिए। तो टेनिस, आई होप फॉर निशा। समुद्र लक्ष्मण 2024 किसके भी? समुद्र लक्ष्मण जी इंडोनेशिया में, इंडिया और इंडोनेशिया के बीच में। 2024 में पेरिस पैरालंपिक में जूडो पदक जीतने वाला पहले भारतीय बनकर किसने इतिहास रख दिया? कपिल कुमार। कपिल देव एक था, एक है कपिल कुमार है। हाल ही में चर्चा, कोन्यक किस राज्य की जनजाति है? कोन्यक, कोना कोना में कौन रहता है? तो ये घूमर नहीं है। घूमरा नृत्य किस दिशा में है? भाई घूमरा नृत्य किस राज्य में? तो उड़ीसा में है। तो इसने बताया कौन दिशा में घूम रहा है तुम लोग? तो घूमरा नृत्य उड़ीसा में। बिहार में सबसे अधिक लिंगानुपात कहाँ है? तो शिशु पूछता तो किशनगंज, लेकिन ऐसे पूछते तो गोपालगंज।
विश्व में दबाव समूह का देन कौन थी? दबाव समूह कहाँ का उत्पत्ति है? तो अमेरिका का। अमेरिका ही दबाव समूह का उत्पत्ति वहीं से हुआ, दबाव समूह ग्रुप का। यहाँ पे बोल रहा है निम्नलिखित में से कौन पंचायती राज का कार्य नहीं है? तो भाई पंचायती राज पूछ रहा है, ध्यान से, नगर निगम नहीं पूछ रहा है। अग्निशमन वाला काम नहीं है पंचायती राज का। आग वगैरह कहाँ जल्दी लगते हैं? यहाँ पे फैक्ट्री कहाँ है? शहर में। ऐसी याद कराए थे तो ऐसे। कौन दबाव समूह नहीं है? तो ये सब तो देख रहा है, ट्रेड यूनियन पार्टी है, आईएनसी कांग्रेस पार्टी है, पॉलिटिकल पार्टी है, तो ये दबाव समूह थोड़ी होगा। मजदूर संघ, ये सब दबाव समूह में गिनती आता है। अब ये है आपके एनसीईआरटी में बॉक्स बना के दिया हुआ है। स्थानीय शासन के विचार किस देश से ग्रहण किया? तो बोलना ब्राजील में। एनसीईआरटी में दिया हुआ कि उसके अनुसार संवैधानिक दर्जा प्रदान करने का कौन सिफारिश किया था? तो ऐसे तो दोनों किया था, सिंघवी समिति सबसे पहले किया था, उसी के आधार पर उसी को माना जाता है, लेकिन उसका नाम नहीं दिया रहता। तो टुंगन समिति ये भी किया था, एनसीईआरटी में दिया है। स्थानीय शासन का कौन सा स्तर कार्य पे नहीं है? तो राज्य स्तर पे नहीं है, ग्राम स्तर पे सबसे नीचे। प्रथम पायदान तो ग्राम पंचायत, द्वितीय पायदान दूसरे स्तर पे है, ब्लॉक स्तर पे तो ब्लॉक समिति, इसी को बोलते हैं हम लोग कई बार पंचायत समिति। जिला स्तर पे है जिला पंचायत या जिला परिषद है। जिला परिषद और ग्राम पंचायत के बीच कौन आता है? तो जिला परिषद और ग्राम पंचायत के बीच आता है ब्लॉक समिति, ठीक है, जिसको मंडल पंचायत भी कहीं कहीं बोला जाता है। किस समूह के लिए पंचायती राज व्यवस्था में 1/3 आरक्षण है? तो 1/3 आरक्षण केवल महिलाओं के लिए है। अनुसूचित जाति जनजाति के लिए भी है, लेकिन मगर उसके जनसंख्या के अनुसार पे है, जितना रहेगा। 1/3 कंपलसरी नहीं है। इसी 1/3 को 50% कर दिया भारत सरकार 2010 में, स्थानीय स्वशासन में 110वां से और नगर निगम में 112वां से। 110 की 111 ऐसा ही है, 110 से 112। हाँ, तो 110 में है ग्राम पंचायत में, 112वां में नगर निगम में, ठीक है। 112वां संविधान संशोधन एनसीईआरटी में दिया हुआ है कि 74वां संविधान संशोधन के अंदर शहरी इलाका है। अगर किसी को हम कहते हैं कि ये इलाका शहरी इलाका है तो इसका क्या क्या फीचर्स है? तो कम से कम इस इलाका में क्या होना चाहिए? 5000 जनसंख्या होनी चाहिए, पहला, एकदम एनसीईआरटी में दिया हुआ है। दूसरा, जो काम काज पुरुषों में कम से कम 75% खेती बाड़ी से अलग काम करना चाहिए। कम से कम 75% से अलग लोग खेती बाड़ी नहीं करें। जनसंख्या घनत्व कम से कम 400 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर होना चाहिए, 400। तो देखो 74वां संविधान संशोधन द्वारा किसको शहरी इलाका कहेंगे? तो कम से कम इस क्षेत्र में कितना होना चाहिए? 5000 जनसंख्या घनत्व कितना होना चाहिए? तो 400 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर में। और कामकाजी पुरुषों की संख्या खेती बाड़ी को छोड़कर कम से कम कितना होना चाहिए? 75% लोग कम से कम खेती बाड़ी नहीं करना चाहिए, कोई और काम करे। स्थानीय शासन का एक समस्या एनसीईआरटी पे सवाल पूछ दिया है। कथन और कारण दोनों सही, एक्सप्लेनेशन भी है। बोल रहा है स्थानीय निकाय कमाते कम है और खर्च ज़्यादा करते हैं। सही बात है, उनको टैक्स कलेक्शन कम हो रहा है, राज्य सरकार देता भी कम है, पैसा अनुदान भी कम मिल रहा है, लेकिन खर्च ज़्यादा हो जा रहा है, जिनकी वजह से इन्हें प्रदेश और केंद्र सरकार की वित्तीय मदद पर निर्भर रहना पड़ता है। बिल्कुल। फिर क्या है कि शहरी स्थानीय निकाय का कुल राजस्व उगाही में 0.2% योगदान है, 0.24% योगदान है, जबकि खर्च उनका 4% है। टैक्स कलेक्ट हो रहा है उनको 0.24% ही, 0.24% ही टैक्स कलेक्ट हो रहा है, 1% से कम भी, लेकिन इनका खर्चा है 4% तक। तो दोनों एक्सप्लेनेशन सही है, रीजन भी सही है। एनसीईआरटी का डाटा याद कर देंगे। अब ये ब्राज़ील वाला केस दिया है एनसीईआरटी में, इसको देखो क्या करना है। ब्राज़ील के सब पहाड़ी लोग वर्ड याद कहीं रहेगा, याद रखना ब्राज़ील वाला स्थानीय स्वशासन से जुड़ा हुआ है। ब्राज़ील में से बहुत सारा सरकार भी था। ब्राज़ील के संविधान में प्रांत, संघीय, जिले तथा नगर पालिका परिषद की व्यवस्था है। तो कहाँ के संविधान में?
प्रांत, संघीय, जिले तथा नगर पालिका परिषद की व्यवस्था है। तो ब्राजील में एक तो प्रांत में, संघीय में, जिले में, नगर पालिका परिषद की व्यवस्था है। इनमें से हर एक की स्वतंत्र शक्तियाँ प्रदान की गई, मतलब इन चारों को स्वतंत्र शक्तियाँ प्रदान किया गया है। इनका न्याय अधिकार भी अलग अलग, इनका क्षेत्र का न्याय अधिकार भी अलग अलग है। जिस तरीके से गणराज्य राज्यों के कामकाज में हस्तक्षेप नहीं कर सकता, उसी तरीके से राज्य भी नगर पालिका परिषद के कामकाज में हस्तक्षेप नहीं कर सकता। यह प्रावधान स्थानीय स्वशासन की शक्ति को सुरक्षित करती है। देखो अभी भारत में क्या है कि स्थानीय स्वशासन के काम में राज्य हस्तक्षेप कर सकता है, लेकिन ब्राज़ील में 4 प्रकार का स्थानीय शासन है। एक तो प्रांत में, संघीय में, जिला में, नगर पालिका में, नगर पालिका परिषद, ठीक है ना। अब इनमें राज्य हस्तक्षेप नहीं कर सकता है जिस तरीके से, ठीक है। तो ये बात पूछेगा कि कहाँ के संविधान में ऐसी व्यवस्था है, प्रांत, संघीय, जिले तथा नगर पालिका परिषद व्यवस्था, तो ब्राज़ील में है। फिर ये वाला, चलो अब देखिए ब्राज़ील का केस तो देख लिए कि स्वायत्तता है वहाँ पे। अब बोलीविया का एक केस दिया हुआ है, यहाँ पे बोल रहा है लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण का सबसे सफल उदाहरण हमें अमेरिकी देश बोलीविया में देखने को मिलता है। यहाँ पे क्या हुआ था कि 1994 में जो पॉपुलर पार्टिसिपेशन लॉ, ये कानून के तहत विकेंद्रीकरण करके सत्ता का स्थानीय स्तर को सौंप दिया गया। मतलब ये कानून लाया गया 1994 में, पॉपुलर पार्टिसिपेशन लॉ, जिसके तहत विकेंद्रीकरण करके सत्ता स्थानीय स्तर को बोलीविया में सौंप दिया गया था। ये सवाल पूछ सकता है कि इस लॉ के माध्यम से कहाँ पे सौंप दिया गया था, तो बोलीविया में। इसके परिणाम स्वरूप क्या हो गया कि महापौर का लोकतांत्रिक चुनाव संभव हुआ, देश की नगर पालिकाओं में विभाजित किया गया, सही बात है, और एक ऐसी प्रणाली अपनाई गई कि नई नगर प्रणाली को धन स्वतः हस्तांतरित हो जाए। एक तो चुनाव भी हुआ और धन का जो लेन देन का मामला है वो स्वतः मिल जा रहा है। बोलीविया में 314 नगर पालिकाएँ, नगर पालिकाओं की अगुवाई जनता द्वारा निर्वाचित महापौर करती है। अब इनका जो अगुवाई है कौन करेगा, जनता द्वारा निर्वाचित महापौर करते हैं। इसे प्रेसिडेंटल म्यूनिसिपल भी कहते हैं, ठीक है, जो इस हर एक 5 साल वहाँ पे चुनाव होती है। तो देखो बोलीविया वाला, यहाँ वाला ब्राज़ील वाला, सॉरी बेल्जियम, इसको हम समझ रहे थे, बेल्जियम नहीं है, ब्राज़ील है। ब्राज़ील के संविधान में ऐसा है कि उस संविधान में प्रांत, संघीय, जिले, नगर पालिका परिषद की व्यवस्था किया गया, ठीक है, और राज्य इसमें हस्तक्षेप नहीं कर सकता है। अब बोलीविया वाले केस में क्या देखें हम लोग, बोलीविया जहाँ पे जल वाटर क्राइसिस हुआ था, फेटकोर नामक संगठन इस आया था, तो वहाँ पे देखिए लोकतंत्र का विकेंद्रीकरण का सफल उदाहरण मिलता है। वहाँ पे पॉपुलर पार्टिसिपेशन लॉ के माध्यम से लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण कर दिया गया था, ठीक है, यही सब चीज़ है। बोलीविया के बारे में एक और कहानी दिया है। बोलीविया की स्थानीय सरकार को स्थानीय स्तर पर स्वास्थ्य और शिक्षा सुविधा बहाल करने तथा आधारभूत ढांचे के रख रखाव की जिम्मेदारी भी सौंपी गई। बोलीविया में देशव्यापी राजस्व का 20% नगर पालिका व्यक्ति के हिसाब से इन नगर, अरे यार पैसा उसा दे दिया, यही सब बात लिखा है। बस याद रखो इसमें क्या है सबसे इम्पोर्टेंट, ये वाला लाइन 1994 में पॉपुलर पार्टिसिपेशन लॉ से विकेंद्रीकरण सत्ता जनता के हाथ में दे दिया गया स्थानीय स्तर पे। ग्राम पंचायत और ग्राम सभा की बैठक किसके द्वारा बुलाई जाती है, जीतू भैया के द्वारा, पंचायत सचिव। रिकॉर्ड भी वही रखता जो बैठक में बात हुआ। अब यहाँ पर एक मुद्दा है कि आपको अगर देश में एक राष्ट्र एक चुनाव कराना है तो कम से कम 5 संविधान में संशोधन करना पड़ेगा, 5 जगह। ये कौन कौन है तो इसको याद कर लें। पहला तो जन प्रतिनिधि अधिनियम में ही सुधार करना होगा। विधानसभाओं के निर्धारित कार्यकाल में बदलाव करने और चुनावी कार्यक्रम को संरक्षित करने के लिए इस अधिनियम में, मतलब विधानसभा का जो कार्यकाल है या चुनावी कार्यक्रम है उसको बदलाव करने के लिए जन प्रतिनिधि अधिनियम 1951 में ही आपको बदलाव करना होगा, दल बदल में नहीं, जन प्रतिनिधि अधिनियम में। फिर अनुच्छेद 83(2) में, अनुच्छेद 172(1) में, इसमें भी संशोधन करना होगा, ठीक है। अनुच्छेद 83(2) में क्या है तो लोकसभा का अधिकतम निर्धारित अवधि है और इसको बढ़ाना होगा अगर एक साथ चुनाव करना है या घटाना होगा। अनुच्छेद 182(1) में, 172(1) में राज्य विधानसभा का क्या है, अधिकतम अवधि निर्धारित है कि कितना होगा, ठीक है ना। तो ये 182(1), 183(2), 172(1). अनुच्छेद 356 में भी करना पड़ेगा। इस अनुच्छेद में
संशोधनों से संसद और विधानमंडल को समय से पहले भंग होने का रास्ता साफ हो जाता है। इसमें अगर हम लोग सुधार करेंगे तो राष्ट्रपति क्या है, समय से पहले भंग नहीं कर सकता, ये वाली बात है। 85 है, 85 में भी करना होगा, 174 में भी करना होगा। 174 क्या करता है, 85 174 क्या करता है, राष्ट्रपति या राज्यपाल को आवश्यकता अनुसार लोकसभा विधानसभा को भंग करने का अनुमति देता है। 85 174 85 में ना सत्र बसाना भंग। 325 में क्या है, तो 325 में संशोधन किया जाएगा। इस संशोधन में 243 के या 243 जे पर अधिक प्रभाव पड़ने की उम्मीद है। यह स्थानीय चुनाव के लिए है। 243 के 243 जेड ए। तो किस में करना पड़ रहा है भाई मेरे, एक तो जन प्रतिनिधि अधिनियम, इसमें सुधार करना पड़ेगा एक राष्ट्र एक चुनाव के लिए। 83(2) 172(1) कार्यकाल अधिकतम के लिए। 356 राष्ट्रपति जो भंग करता है वो वाला रास्ता। 85 और 100 क्या है यहाँ पे, 85 और 174 राष्ट्रपति राज्यपाल समय से पहले जो भंग करता है उसी की अनुमति के ऊपर है। 325 के अनुसार 243 के 243 जेड ए। ठीक है, अब बिना देखे बताओ क्या क्या करना होगा। पहले तो सर जन प्रतिनिधि अधिनियम में चेंज करना होगा। दूसरा 82(2) में 174(1) में करना होगा, 82 या 83 है। तीसरा 85 में करना होगा, 172 में करना होगा और आर्टिकल 356 में करना होगा, आर्टिकल 325 में करना होगा, जिसके तहत 243 के और वो राज्य वाला करना होगा। ठीक है, देख लिए 243 जेड ए, 243 के, 325 में 356, 85 174, 85 174 ऐसे भी जोड़ देंगे। 85 में 89 तो 174 तो निकल ही जाएगा। देखो 9 5 14 8 8 16 17 ये हो गया। फिर से 83 172 इसमें भी जोड़ दो। 83 में 89 तो 9 3 12 8 16 17। ठीक है, तो बस इतना याद देखो। 83 85 356 325, 83 85 356 325, इसमें 89 जोड़ो, इसमें भी 89 जोड़ो तो सब आ जाएगा। ठीक है, 83 2 172 1, 83 2 172 1, 83 2 172 1, 83 है तो 2, 172 है तो 2 है तो 1। ठीक है, 85 325 356 और 174 है। निम्नलिखित में से कौन सा भारत में ग्राम स्तर पर पंचायती राज संस्थाओं का घटक नहीं है। ग्राम स्तर पे पूछ रहा है, एनटीपीसी में परमार सर बताए थे कि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ग्राम स्तर पे भाई, ग्राम स्तर पे पूछ रहा है। ग्राम स्तर पे कौन होता है, ग्राम सभा होता है, ग्राम पंचायत होता है, न्याय पंचायत भी होता है जो अशोक मेहता समिति बोला था। लेकिन कभी भी पंचायत समिति ग्राम स्तर पे नहीं, ये ब्लॉक स्तर पे है, तो यही होगा सही। पंचायत समिति का गठन कैसे होता है, तो पंचायत समिति कैसे मिलके बनता है। पंचायत समिति तो गांव से मिलकर पंचायत समिति का गठन होगा, गांव से मिलकर, कि पंचायतों से मिलकर पंचायत समिति का नहीं, कई पंचों को मिलाकर पंचायत समिति बनता है। इंपॉर्टेंट है, कई पंच को मिला देंगे ना, पंच है पंचायत। पहली बात तो गांव को छोड़ दो, पंचायत समिति वाली बात छोड़ दो, कई सारा पंच मिला देंगे तब बन जाएगा पंचायत समिति। एनसीईआरटी का सवाल है। तो ठीक है, याद रखना। यहाँ पे बोल रहा भारत में वास्तविक विकेंद्रीकरण की दिशा में सबसे बड़ा कदम कब उठाया गया, तो 1992 में उठाया गया पारित करके, लेकिन लागू कब हुआ था 1993 में, तो इस कारण 1992 सही होगा। फिर यहाँ पे पूछ रहा है नगर निगम का प्रमुख को क्या कहते हैं, तो हम लोग क्या नगर निगम है तो मेयर नाम सुनते हैं। नगर निगम के प्रमुख को मेयर, जबकि नगर पालिका उससे बड़ा होता है तो उसका हेड चेयरमैन। ठीक है, फिर यहाँ पे बोल रहा है पंचायत समिति को मिलाकर, पंचायत समिति मिला देंगे ना तो जिला परिषद का गठन होगा।
जिला परिषद के अधिकांश सदस्यों का क्या होता है, चुनाव होता है। जिला परिषद में उस जिले के जिला परिषद में कौन कौन शामिल होगा, तो पंचायत समिति से मिलाकर जिला परिषद का गठन होगा। जिला परिषद के अधिकांश सदस्यों का चुनाव होता है। ठीक है, जिला परिषद में कौन कौन होता है, तो उस जिले के लोकसभा और विधानसभा के लिए चुने गए सांसद और विधायक तथा जिला स्तर के स्थानीय स्तर के कुछ अधिकारी सदस्य भी होते हैं। तो जिला परिषद में कौन कौन होगा, एक तो विधायक होगा, एक सांसद होगा और अधिकारी होगा। अब पंचायत समिति को मिलाकर ही क्या बनता है, जिला परिषद बनता है। एनसीईआरटी का लाइन है। ठीक है, हम लोग पूरा पढ़ लिए हैं। अब बिहार की ओर पहुंच रहे हैं। बिहार में पंचायती राज कैसे कैसे किया है ये देखना है। तो देखो बिहार में पंचायती राज व्यवस्था का विकास कैसे हुआ, तो बिहार में एक अधिनियम आया 1961 में, याद रखना है। 1961 में एक अधिनियम आया। इसके तहत एक उस अधिनियम का नाम था बिहार पंचायत समिति एवं जिला परिषद अधिनियम 1961। इसके तहत प्रखंड स्तर पे पंचायत समिति और जिला स्तर पे जिला परिषद का गठन हुआ। तो प्रखंड स्तर पे पंचायत समिति, जिला परिषद का गठन हुआ जिला स्तर पे 1961 में। लेकिन जब 73वां संविधान संशोधन हुआ तो बिहार पंचायती राज अधिनियम आया 1993 में। तो 1993 में क्या हो गया कि ग्राम पंचायत का भी गठन हो गया। तो ये ऐसे याद रखेंगे, ऐसे बिहार में परंपरा शुरू हुआ। 1961 वाला अधिनियम से जिला स्तर पे जिला परिषद मतलब कि ब्लॉक लेवल पे पंचायत समिति का गठन हुआ और 1993 के अधिनियम से ग्राम पंचायत का गठन हुआ बिहार में। ठीक है, यानी कि ऊपर वाला जो दोनों लेवल है 1961 में ही हो गया, लेकिन ये 1993 में हुआ। फिर आगे चल के महिलाओं को बिहार पंचायती राज अधिनियम 2006 के तहत 2006 में महिलाओं का आरक्षण 50% कर दिया गया। जबकि भारत सरकार महिलाओं का आरक्षण 50% कब करेगी, 2010 में करेगी। 110वां संविधान संशोधन के तहत स्थानीय पंचायत वगैरह में 112 में क्या करेगी, नगर निगम में। ठीक है, और कौन कौन सा पॉइंट है यहाँ पे बोला है कि पिछड़े वर्ग को सभी तीनों स्तरों पदों में अधिकतम 20% का आरक्षण है बिहार में। ओबीसी को 20% का आरक्षण दिया है बिहार सरकार तीनों स्तर पे। और ये भी बोल दिया है कि ओबीसी और SC/ST का आरक्षण मिलके मैक्सिमम 50% होना चाहिए, बाकी 50% तो महिलाओं के लिए है। तो ये बात है। फिर यहाँ पे बोल रहा है ग्राम पंचायत का गठन कैसे होगा, तो मुखिया, उप मुखिया, वार्ड सदस्य, इन सभी को मिलाकर ग्राम पंचायत का गठन होता है बिहार में। कहीं पर भी बिहार में प्रत्येक 500 आबादी पर ग्राम पंचायत के लिए एक सदस्य प्रत्यक्ष रूप से चुनने का प्रावधान है। ठीक है, ग्राम पंचायत का कुछ अस्थायी समिति है बिहार में। योजना और समन्वय वित्त समिति, उत्पादन समिति जो उत्पादन करेगा, सामाजिक न्याय समिति जो सामाजिक न्याय करेगा, शिक्षा समिति, लोक स्वास्थ्य परिवार कल्याण ग्रामीण स्वच्छता समिति, लोक निर्माण समिति। ठीक है, बिहार में पंचायती के मुख्य 6 अंग है। ये इंपॉर्टेंट हो सकता है। कौन कौन सा 6 अंग है, एक तो ग्राम सभा है, एक कार्यकारिणी समिति जिसमें 8 सदस्य रहता है, एक मुखिया है, एक ग्राम रक्षा दल है जिसमें युवा लोग रहता है, और एक ग्राम कचहरी है, ग्राम सेवक है। कौन कौन है, एक तो ग्राम सभा है, एक कार्यकारिणी सदस्य है समिति जिसमें 8 सदस्य रहेगा, एक मुखिया है, एक ग्राम रक्षा दल है, एक ग्राम कचहरी है, एक ग्राम सेवक है। ग्राम सभा के लिए न्यूनतम कितने होने चाहिए उम्र, इसका सदस्य बनने के लिए 18 साल। और इसका कार्यकाल कितना होता है ग्राम सभा का, फिक्स है 5 साल, जिस तरीके से लोकसभा का फिक्स है। जिस गांव की जनसंख्या यहाँ पर बोला गया, जिस गांव की जनसंख्या 250 है तो वहाँ तो ग्राम सभा का गठन अकेले उस गांव में हो जाएगा, लेकिन 250 से कम है तो 1 से ज़्यादा गांव वहाँ पर मिलाया जाएगा। बिहार में ग्राम सभा की एक वर्ष में 4 बैठक बुलाए जाने का प्रावधान है। ऐसे मिनिमम तो 2 बुलाना चाहिए, लेकिन बिहार में क्या है, 1 साल में 4 बैठक, 1 साल में 4 अचार डालेगा, 4 बैठक बुला के, ऐसे याद कर सकते। फिर दूसरा अंक क्या है, कार्यकारिणी। तो ग्राम कार्यकारिणी सभा में इसका गठन कैसे होता है, तो इसके मुखिया की अध्यक्षता में गठन होगा। कि 8 सदस्य समिति है, इतना याद करो। 4 वो का क्या होता है, मनोनीत होता है 4 वो,
और 4 वो ग्राम सभा द्वारा निर्वाचित होगा। 4 वो ग्राम सभा निर्वाचित करके भेजेगा और 4 वो मनोनीत होगा। इसी से मिलकर क्या बनता है, कार्यकारिणी समिति बनता है। और इसी सदस्यों में से एक उप प्रधान एक उप मुखिया को चुन लिया जाता है। ठीक है, तो उप मुखिया का चुनाव देख लिए। ग्राम सभा में से 8 लोग चुनाता है, 8 कार्यकारिणी समिति में 8 लोग चुनाएगा। 8 में से 4 वो ग्राम सभा निर्वाचित करेगा, 4 वो मनोनीत, और इसी में से किसी एक को क्या चुन लिया जाता है, उप मुखिया। ग्राम रक्षा दल, ग्राम रक्षा दल क्या है, तो ये पुलिस गांव की पुलिस व्यवस्था, गांव की रक्षा, शांति का उत्तरदायित्व इनके ऊपर रहता है, ग्राम रक्षा दल के ऊपर। इसका प्रमुख होता है दलपति। इसका नियुक्ति कौन करता है, मुखिया करता है। 18 से 30 साल के युवक मेनली इसमें शामिल होते हैं। ग्राम कचहरी दल पंचायतों का अदालत है। इसका प्रमुख कौन होता है, सरपंच होता है। पंचायत समिति तो प्रखंड स्तर पे। अब बिहार राज्य पंचायत में चुनाव हुआ था 2021 में, उसमें कुछ प्रमुख है कि पहली बार इसी चुनाव में 2021 वाले में ईवीएम का प्रयोग किया गया था बिहार पंचायती चुनाव में। अब बिहार में एकमात्र प्रखंड है 2021 में जहाँ पे 8 ग्राम पंचायतों की महिला जो है ना, 8 ग्राम पंचायतों में कौन बनी, तो महिला सरपंच बन गई। समेरा प्रखंड है नालंदा का, नीतीश बाबू का जिला। अब कुछ और क्वेश्चन है, बिहार में मुखिया अपना त्यागपत्र किसको देगा, तो मुखिया अपना त्यागपत्र किसको देगा। देखो मुखिया ये बैठक कौन बुलाता था, रिकॉर्ड कौन रखता था, तो ग्राम सचिव। लेकिन मुखिया अपना त्यागपत्र किसको देगा, तो बीडीओ को देगा। खंड विकास किसको देगा, हाँ जिला पंचायती राज अधिकारी को, जिला पंचायत राज अधिकारी को, बीडीओ को नहीं, डीएम को नहीं, जिला पंचायती राज अधिकारी को, जिला पंचायती राज अधिकारी को। बीएसएससी में 2 बार सवाल पूछा है, 2015 में भी 2018 में भी। पंचायती राज संस्थाओं को जिला स्तर पर सर्वोच्च अंग क्या है, तो जिला स्तर पर सर्वोच्च अंग है जिला परिषद है। कोई बोलने वाली बात है, कोई बोलता ही रहे। बिहार में महिलाओं को 50% आरक्षण कब मिला था, 2006 में मिला, छक्का की सरकार 2006। पटना महानगर पालिका में वार्डों की संख्या कितनी है, तो 57 है। बिहार में मुखिया द्वारा कितना अवधि पर ग्राम पंचायत की बैठक बुलाई जाती है, तो मुखिया द्वारा बुलाई जाती है 7 दिनों पे। क्या है, 2006 का अधिनियम के तहत 7 दिनों में। बिहार में पंचायती की सामाजिक न्याय समिति का अध्यक्ष कौन होता है, सामाजिक न्याय समिति का अध्यक्ष, तो पंचायत समिति के उप प्रमुख, पंचायत समिति के उप प्रमुख याद कर लो, ये सामाजिक न्याय समिति का अध्यक्ष होता है। ग्राम पंचायत के चुने हुए सदस्य उप मुखिया का चुनाव करते हैं। ठीक है, उप मुखिया के निर्वाचन के संदर्भ में कौन सा कथन सही है, तो कौन सा कथन सही है, उप मुखिया के निर्वाचन में मुखिया मतदाता नहीं होता है, यही सही है, बाकी बोले सही नहीं है। उप मुखिया का चुनाव कैसे होता है, कौन सही नहीं है, तो ये गलत है। उप मुखिया के चुनाव यानी कि मुखिया भाग लेता है। उप मुखिया के चुनाव में मुखिया मतदाता होता है, सही है। निर्वाचन में मतों की बराबरी की स्थिति में विजेता का निर्णय लॉटरी द्वारा होता है, ये भी सही है। राज्य निर्वाचन आयोग के पर्यवेक्षण नियंत्रण में ग्राम पंचायत अपनी पहली बैठक में उप मुखिया का चुनाव करती है, सही बात है। अरे नहीं पता है, 8 वो कार्यकारी सदस्य होता है, 4 वो ग्राम पंचायत ग्राम सभा भेजता है, 4 वो मुखिया मनोनीत करता है, और उसी में से किसी एक को क्या कर दिया जाता है, पहली बैठक में ये उप मुखिया चुन लिया जाता है। जैसे में राज्य निर्वाचन आयोग आएगा, वो देखता है कौन किसका चुनाव हो रहा है, ठीक है, और अपने में से तो चुनता है। इसमें मुखिया को भी अधिकार है भाग लेने का चुनाव में, और ग्राम पंचायत सभा को भी। और ये निर्णायक मत आने पर क्या होगा, लॉटरी से तय होगा। फिर से यहाँ बोल रहा है, अपील की सुनवाई में ग्राम कचहरी में न्यूनतम पंचों की गणपूर्ति कितनी होनी चाहिए, तो 7। ग्राम कचहरी में कोरम क्या है ग्राम कचहरी का, तो 7। एक जगह और 7 याद कराएं अभी बिहार में ही, कहाँ पे, तो 7 दिनों के भीतर मुखिया बैठक बुला सकता है। ग्राम किसकी, ग्राम पंचायत की बैठक 7 दिनों में मुखिया बुला सकता है। बिहार में ग्राम पंचायतों का अंतिम चुनाव हुआ था
जरूर ये कौन क्वेश्चन है? 2005 इधर। बिहार पंचायती राज अधिनियम 2006 में 2 ग्राम सभा की बैठकों के बीच अधिकतम अवधि कितनी होनी चाहिए? तो अधिकतम अवधि 2 ग्राम पंचायतों के बीच में 3 महीना। यही केंद्र में कितना होता है? तो 6 महीना होता है लोकसभा की बैठकों की अवधि के बीच। और ये बोला गया है, एक और जगह भी पढ़ाए हैं कि मिनिमम 4 बार बुलाने का प्रावधान है। एक साल में ग्राम सभा की बैठक कितनी बुलाने का प्रावधान है? बिहार में 4 बार। तो ये देखो, एक बार बुला दिए, 3 अवधि, 3 महीना, फिर 3 अवधि, फिर 3 अवधि, फिर 3 अवधि, तो हो गया ना, 12 महीना पूर्ण गया। और इधर आपको 4 वो बैठक भी हो गया। तो ऐसे 4×3=12। बिहार में पंचायत समिति, देखो बीएसएससी में कितना बार पूछा हुआ इसे। बिहार में पंचायत समिति के अंकेक्षण, नियोजन और वित्त आयोग का वित्त का अध्यक्ष कौन होता है? तो अंकेक्षण निकेशन, तो पंचायत समिति का जो प्रमुख होगा ना, वही अंकेक्षण निकेशन और वित्त अति का प्रमुख होगा। तो एक बार फिर से याद करा दे रहे हैं, अंकेक्षण निकेशन या वित्त का प्रमुख पंचायत समिति का प्रमुख होता है। बैठकों के बीच 3 महीना का अंतर होना चाहिए कम से कम। फिर ये कचहरी में कितना कोरम होना चाहिए था? 7 पंच का। फिर मुखिया उप मुखिया के चुनाव में सब भाग लेगा। फिर सामाजिक न्याय समिति का अध्यक्ष कौन होता है? तो ये होता है पंचायत समिति का उप प्रमुख। पंचायत समिति का उप प्रमुख सामाजिक न्याय समिति का प्रमुख। अंकेक्षण निकेशन या वित्त का प्रमुख होता है पंचायत समिति का प्रमुख होता है, यानी कि ब्लॉक लेवल वाला। 7 दिन के भीतर बैठक बुला सकते हैं, यही सब है। और त्यागपत्र किसको देता है? तो इसको जिला पंचायती राज अधिकारी को। ठीक है, यही बनेंगे हम। निम्नलिखित में कार्यों में से कौन स्थानीय स्वशासन से संबंधित नहीं है? जन स्वास्थ्य तो है ही, बताओ, स्वास्थ्य है, स्वच्छता है ही, जन उपयोगी सेवाएं जैसे जन्म मृत्यु पंजीकरण, यही हुआ जन उपयोगी सेवाएं, इसके लिए तो काम करेगा ही। लोक व्यवस्था का अनुसरण, प्रशासन वगैरह बनाने का इसका कोई जिम्मेदारी नहीं है। ठीक है, स्थानीय स्वशासन का। भारत के संविधान में पंचायत तथा नगर पालिकाओं में संवर्धन 73वें 74वें संविधान संशोधन जब हुए, उस समय भारत के प्रधानमंत्री कौन थे? देखो, 73वां 74वां संविधान संशोधन हुआ तो भारत का प्रधानमंत्री कौन था? पीवी नरसिम्हा राव, कांग्रेस की सरकार थी। ठीक है। पंचायती चुनाव में अनुसूचित जातियों के लिए पदों का आरक्षण किस राज्य में नहीं है? तो अरुणाचल प्रदेश में। फिर यहाँ पे बोल रहा है, वह न्यूनतम जनसंख्या कितनी है जिसके नीचे 73वें संविधान संशोधन उपवन के अनुसार मध्यवर्ती स्तर नहीं हो सकता है। अगर मान लो किसी जगह पे ना 20 लाख से कम जनसंख्या है तो वहाँ 2 ही स्तर हो गए, यानी कि वहाँ पे ब्लॉक पंचायत नहीं बन सकता। हमारे संविधान के किस भाग में तीनों सोपानों के पंचायतों बनाने की परिकल्पना की गई है? तो भाग 9 में। अब भाग 9A में है, भाग 9 में तो आपको ये है ग्राम पंचायत वाला है। अब भाग 9A में है ये नगर निगम वाला है। अब भाग 9 से जोड़ा गया है संविधान का 11वीं अनुसूची। अब भाग 9A से जोड़ा गया था संविधान का 12वीं अनुसूची। अब भाग 11वीं अनुसूची में 29 विषय है। अब 12वीं अनुसूची में 18 विषय है। 9A 12 18 9 11 29। ठीक है। भारतीय संघात्मक व्यवस्था में तृतीय तल कब जोड़ा गया? तो वही 1993 में। 1992 में तो पारित हो गया, लेकिन लागू कब से हुआ? तो 1993 में। लेकिन इससे पहले एक और एनसीईआरटी में क्वेश्चन था, विकेंद्रीकरण की दिशा में कदम कब उठाया था? तब उस समय बोले थे 92 में। पारित हुआ था 92 में ही ना। ये बीपीएससी में पूछा था। 73वां संविधान संशोधन की वैधानिक शुरुआत, स्टार्टिंग बिल पूछ रहा है, कौन था? तो 64वां बिल था संविधान संशोधन बिल 73वां के लिए, और 74वां के लिए था 65वां। बताए थे 1 जोड़ दो तो स्टार्टिंग बिल मिल जाएगा, फिर 1 जोड़ दो तो स्टार्टिंग बिल मिल जाएगा। किस अनुच्छेद में जिला योजना समिति है? तो ZD में जिला योजना समिति है। 243 यही Z243ZE कर दोगे तो महानगर योजना समिति मिल जाएगा। और दोनों को जोड़ा गया था 74वां संविधान संशोधन अधिनियम से। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 243 ZJ
जेड जे में है सहकारी समिति, जेड जे में है सहकारी समिति। इसमें निर्देशकों की अधिकतम संख्या कितनी है? तो इसमें निर्देशकों की अधिकतम संख्या है आपको ऐसी 21। सहकारी 21, सहकार को 21 दो, सहकार को 21 दो, सहकार को 21 दो, ऐसे याद कर सकते हो। 21 है, यूपीपीसीएस में पूछा हुआ है। इसमें SC/ST का कितने, एक सदस्य कम से कम 21 में से एक SC/ST का सदस्य होना चाहिए और 2 महिला का, ठीक है ना। 2 महिला का, एक SC/ST का, तो 21 बन गया 21 ऐसे। ये कथन है कि भारत में जो पंचायती राज है ना, उसके बारे में बोला था कि भारत की ग्राम व्यवस्था छोटे छोटे गणतंत्र है। लघु गणतंत्र कौन बोला था ग्राम व्यवस्था के भारत को? चार्ल्स मेटकॉफ बोला था, चार्ल्स मेटकॉफ। गोवा जा RCHMM, तो पेसा में जो 10 वो राज्य उसी का ट्रिक है। कहाँ पे नहीं बता दिए हैं, यहाँ पे नहीं था। गोवा जा, गोट जा RCMHH, ठीक है। और देखो